डायरेक्ट सेलिंग परिवार को फिर से देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय मंत्री यहाँ पर हैं। मंत्री महोदया को मैं बताऊंगा 2016-17 में मैं आपके विभाग का सचिव था। उस समय रामविलास पासवान जी मंत्री थे और सीआर चौधरी राजस्थान के वो आपकी जगह पे थे, एमओएस थे। और ये सब जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से, उनको बहुत परेशानी थी। भारत सरकार का एक दूसरा नियम, वो अभी भी है वो नियम, उस नियम को अगर आप हटवा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन, वो जो नियम है वो इनके पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि इनके पीछे हमारे देश में तो हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं वो सामान तो कुछ बेचते नहीं है, सिर्फ पैसा घुमाते हैं। तो ये वो लोग समझते हैं कि ये जो यहाँ बैठे हैं वो भी ऐसा करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। आपके पीछे ही एचसी दूसरा इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रेसिडेंट बैठे हैं संजीव जी। वो जो है उनका कारखाना मैंने जयपुर में जाके देखा है। एमवे का कारखाना मैंने मदुरई में जाके देखा है, जहां ये लोग सब अपना अच्छा सामान बनाते हैं और उसको एक नेटवर्क के माध्यम से ईमानदारी से बेचते हैं। और आप तो देख लीजिए कि हमारे देश में मिलावट, स्मगल गुड, काउंटरफीट, फेक इतना होता है। ये जो लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले, आपको तो पता है आजकल आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एडमिनिस्टर कर रही हैं, उसमें कंज्यूमर के 6 अधिकार हैं। तो 6 में से 5 अधिकार डायरेक्ट सेलिंग वाले कंज्यूमर को सीधे प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगी, जो रिटेल वाला जो दुकान लगा के बैठा है वो भी कहता है मुझे नहीं पता, वो जिसने बनाया है उससे पूछो माल कैसा है, या माल एक्सपायर हो गया, अच्छा वो डेट जो है निकल गई। कुछ लोग एमआरपी से ज्यादा बेचते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये कंज्यूमर को सीधे कंज्यूमर से रिश्ता बनाते हैं, उसको अच्छा माल बेचते हैं। और इतना कठिन काम ये लोग करते हैं, लेकिन वो दूसरा एक्ट जो है पीसीएमसी इनको परेशान करता है और अभी भी कर रहा है। तो 2016-17 में आप सब लोगों ने मंत्री, प्रधानमंत्री सबने मिलकर कहा कि हाँ, इनको एक पहचान देनी चाहिए। तो हमने एक तरीका निकाला जिससे कि एक गाइडलाइन निकाल दी, जो भारत सरकार को अब निकालनी चाहिए। अभी तक गाइडलाइन नहीं बनी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बन गया, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा आ गई। 1921 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बन गए। रूल्स तक ही सीमित नहीं रहना है, रूल्स के बाद गाइडलाइंस आनी है। गाइडलाइंस, और बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स गाइडलाइन बना रही हैं, मॉनिटरिंग कमेटी बना रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मदद करनी है। और आपने देखा होगा वो जो हमारे देश में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, फूड और कंज्यूमर अफेयर्स एक साथ है, दोनों विभाग। कंज्यूमर अफेयर्स एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, जबकि फूड डिपार्टमेंट जो है वो सब्सिडी, फूड सब्सिडी, बड़ा 140, 150, 200 करोड़ का विभाग, 200 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है। और हर किसी का चार्ज फूड और कंज्यूमर एक साथ रहता है, तो कंज्यूमर वालों को कोई पूछता ही नहीं है। इस बहुत से स्टेट में तो कंज्यूमर डिपार्टमेंट है ही नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, क्योंकि ये बाय द कंज्यूमर, फॉर द कंज्यूमर, ऑफ द कंज्यूमर, ये ऐसा व्यवसाय है जो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूमर के लिए चलाया जाता है। लेकिन वो हर स्टेट में मेरे ख्याल से 5-6 स्टेट है जहां कंज्यूमर का एक दफ्तर अलग से है। अदरवाइज सब पार्ट टाइम देखते हैं। वो बड़ा दफ्तर जो फूड वाला है उसमें ध्यान ज्यादा रहता है, कंज्यूमर में किसी का ध्यान नहीं रहता। तो ये अगर आप परिवर्तन करा दो, हर स्टेट में कंज्यूमर डिपार्टमेंट हो, वो डायरेक्ट सेलिंग को देखें, इनको प्रमोट करें। नहीं तो 2016-17 में जो हम लोग गाइडलाइन बनाई थी, 21 में वो विड्रॉ हो गई, रूल्स बन गए, बहुत बढ़िया हुआ। अब चैलेंज इन लोगों को है, डायरेक्ट सेलिंग के उद्यम को चैलेंज है, क्योंकि भारत सरकार ने नियम बना दिए, कैसे खेल खेलना है वो तो बना दिया है। अब उसको फाइन ट्यून करना होगा, कितने ओवर देने हैं, किसको कैसे आउट करना है, उसके लिए गाइडलाइंस की अब जरूरत है, रूल वाइज। यहाँ पर बहुत लोग हैं, और एफडीएसए हमेशा फोर फ्रंट में रहा है, आईडीएसए है दूसरा एसोसिएशन, तीसरा भी मैंने बताया एचसी एक एसोसिएशन है, 4 हम लोगों के डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशन है। लेकिन ये लोग सब संगठित हैं और ये सरकार से सिर्फ यही कहते हैं
कि हम अच्छा माल बेचते हैं, ईमानदारी से बेचते हैं, हमारी मदद की। ये इंडस्ट्री को मैं बार बार चैलेंज करता हूं, जब मैं सचिव था तब से आज ये करीब $2 बिलियन, करीब 15,000-16,000 करोड़ में अटकी पड़ी है। सुरेंद्र वत्स जी जानेंगे, बीच में थोड़ा सा ग्रोथ हुई तो 20,000 करोड़ से आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब नियम कानून सब हो गए हैं तो बहुत मदद की जरूरत है। तो इस समय आप आई हैं, मेरे ख्याल से मैं दूसरी मंत्री को डायरेक्ट सेलिंग के फंक्शन में देख रहा हूं। एक बात, बहुत पहले आईडीएसए के फंक्शन में आए थे एक मंत्री और आज आप आ रही है, तो इनका सौभाग्य है, बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से आप मदद करेंगी इनको आगे बढ़ने के लिए। तो आपके रहते हुए ये जो है 20,000 से 40,000 करोड़ पहुंच जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब मुझे बहुत सम्मान देते हैं और मैं अब आपके परिवार का सदस्य हो गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत कठिन है। वो मैं बार बार इनसे कहता हूं, मेरे पास पेशेंस नहीं है, बड़ा धीरज का काम है ना। हम 10 लोगों के पास जाते हैं कि ये खरीद लो, नहीं। और अभी भी बड़ा इसका वो है कि नहीं ये लोग तो जो है ज्यादा दाम लेते हैं, अच्छा माल नहीं देते। ऐसा नहीं है। अगर जो घुसता है अंदर तो इसमें सरकार की मदद चाहिए। वो जो आपके एडवर्टीजमेंट, वो जो कंज्यूमर के ज्यादातर एडवर्टीजमेंट, जो भी आपका बजट है ज्यादातर वो कंज्यूमर एम्पावरमेंट में जाता है। उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी अगर कहा जाए, क्योंकि हमारे देश में इसका बहुत जरूरत है। एक तो इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है और महिलाएं इसमें बहुत ज्यादा है। करीब 60-70% महिलाएं इसमें काम करती है, कुछ फुल टाइम कुछ पार्ट टाइम। ये आंध्र प्रदेश, इन पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ रेड्डी गारू आपके बगल में बैठे हैं, किशोर गारू, ये लोग सब जो हैं, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इसका बिल्कुल हब है। वहां महिलाएं बहुत एक्टिव है, लेकिन कभी कभी बीच में वो मनी सर्कुलेशन वाले आ जाते हैं तो इनको बदनाम हो जाते हैं। तो इसमें सरकार की बहुत मदद की जरूरत है। सरकार ने ऑलरेडी नियम बना दिए हैं और अब और गाइडलाइन बनते रहे। स्टेट में मॉनिटरिंग कमेटी जल्दी से बने और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका भला हो, ये मैं चाहता हूँ। शुभकामनाओं के साथ हैप्पी एनिवर्सरी। एक बार शायद 2 साल पहले मैं आया था, कल मेरा जन्मदिन था और आज बीएसए का जन्मदिन, मुझे याद है। धन्यवाद।